नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई निबंध जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन। इस निबंध में लेखक अपने परिचितों और मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी ज़रूरतों को अच्छी तरह समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यदि हम ज़रूरत को तय करके बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस जाए तो वह असंतोष, तीव्र इच्छा और ईर्ष्या से घायल करके हमें हमेशा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भावना को लेखक ने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस निबंध को समझते हैं। एक दिन लेखक के मित्र कोई एक मामूली चीज लेने के लिए बाजार गए थे। जब वे लौटे तो उनके पास बहुत से बंडल थे। तभी लेखक ने अपने मित्र से कहा, यह क्या? फिर वे बोले, यह जो साथ थी। दरअसल उनके कहने का मतलब था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं प्रशंसक हूँ। प्राचीन काल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्राथमिकता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है बल्कि स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो मैं क्या जोड़ूं? मूल में एक और तत्व की महिमा विशेष है। वह तत्व है मनी बैग, मतलब पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल सामान और मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे काफी बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें जरूरत नहीं है। केवल खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा रहता है। फिर लेखक ने कहा, यह कितना सामान ले आए? फिर मित्र ने सामने ही मनी बैग फैला दिया और कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब माना कि पैसा और होता तो सामान भी आता। यह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया बल्कि अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कारनामा में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। फिर लेखक ने कहा, यह इतना कुछ बिना वजह ही ले आए? फिर मित्र बोले, कुछ नहीं पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजाकर माल रखते हैं कि बेशर्म ही हो जो ना फंसे। फिर लेखक ने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूं। यदि कुछ नहीं चाहते हो तो भी देखने में क्या आपत्ति है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह अपमान जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मौन होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है और चाहिए। मेरे यहाँ कितना सीमित है और यहाँ कितना असीमित है। ओह, कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे इच्छा से व्याकुल बनाकर छोड़े। आखिर व्याकुल ही क्यों, पागल बनाकर छोड़े। असंतोष, तीव्र इच्छा और ईर्ष्या से घायल करके मनुष्य को हमेशा के लिए यह बेकार बना सकता है। एक और मित्र की बात है। वह दोपहर के पहले बाजार गए थे और शाम को वापस आए। वे आए तो थे खाली हाथ। फिर लेखक ने पूछा, कहाँ रहे? फिर मित्र बोले, बाजार देखते रहे। फिर लेखक ने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? फिर मित्र बोले, क्यों बाजार? तब लेखक ने कहा, लाए तो कुछ नहीं। फिर मित्र बोले, हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि ना लूं तो क्या। सब कुछ तो लेने का मन होता था। कुछ लेने का मतलब था बाकी सब कुछ को छोड़ देना, लेकिन मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इस कारण मैं कुछ भी नहीं ले सका। फिर लेखक ने कहा, खूब, लेकिन मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब तरफ की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम विनाशकारी ही होगा। गति नहीं होगी और ना ही कर्म। बाजार में एक जादू है। वह जादू आंख की राह का काम करता है। वह रूप का जादू है, लेकिन जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, ठीक वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। यदि जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। यदि जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार के कई सारे चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं उस वक्त जेब भरी हो तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? मालूम होता है कि यह भी लूं और वह भी लूं। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, लेकिन यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि रोचक चीजों की बहुत मात्रा में होने पर आराम में मदद नहीं देती बल्कि बाधा ही आती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? लेकिन उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। मन खाली हो तब बाजार मत जाओ। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए।
पानी अंदर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब यह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कुशल होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली सुंदरता है जरूरत के समय काम आना। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। बाकी सब अधूरा है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सभी इच्छाओं को रोक लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध स्तपा का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान की तरफ जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। लालच को यह जीतना नहीं है कि जहां लालच होता है यानी मन में वहां इनकार हो, यह तो लालच की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तभी लोभ के योगी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लालच मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद करने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह व्यर्थ है। यह तो जिद वाला योग है। शायद जिद ही जिद है, योग नहीं है। इससे मन छोटा भले हो जाए, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। सच्चा कर्म हमेशा अधूरापन की स्वीकृति के साथ होता है। इसलिए उपाय वही हो सकता है जो बलपूर्वक मन को रोकने को ना कहे। पड़ोस में एक महापुरुष रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। वे चूरन बेचते हैं और यह काम करते करते ना जाने उन्हें कितने साल हो गए हैं, लेकिन किसी एक दिन भी चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका उपनाम है और वे खूब लोकप्रिय है। अगर वे कहीं व्यवसाय का तरीका जान लेते तो आज वे खुशहाल और मालामाल होते। आज क्या कुछ उनके पास नहीं होता। लेखक कहते हैं कि 10 वर्षों से मैं उन्हें देख रहा हूं। उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, लेकिन वह ना उसे थोक पर देते हैं और ना ही व्यापारियों को बेचते हैं। एडवांस ऑर्डर कोई नहीं लेता। वे बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर निकले नहीं कि देखते देखते उनकी 6 आने की कमाई हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने के लिए काफी उत्सुक रहते थे। शायद वे लोग चूरन से भी ज्यादा भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना देने को उत्सुक रहते हैं। लेकिन 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी भी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इस चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भी भूल मत कीजिएगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूं, ऐसी थोड़ी सी बात भी मत सोचिएगा, बल्कि यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूं। क्या पता उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। बड़ी बातें उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम महत्वहीन आदमी हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो शायद हम लोगों से बहुत कम व्यक्ति को ही प्राप्त है। माल बिछा रहता है और उसका मन अटल रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह क्रूर व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखना ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति दुखी होकर लज्जा युक्त ही ना हो जाती होगी? पैसे की व्यंग शक्ति बहुत ही भयंकर है। लेखक कहते हैं कि मैं पैदल चल रहा हूं कि पास से धूल उड़ाती हुई मोटर निकल गई। वह ऐसी निकली कि कौंधती एक कठिन व्यंग की लिख ही आर पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी मूर्खता मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने लगता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ होता। क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले बेकार मनुष्य के आगे आगे चुरचुर होकर ही नहीं रह जाती? चुरचुर ही क्यों, बल्कि पानी पानी हो जाता। आखिर वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही पराजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो भी दो, पर वह निश्चय ही उस स्तर की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी धन दौलत फलता फूलता है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। लेखक को देखते ही उन्होंने जय जयराम किया। फिर लेखक ने भी जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और ना ही उस समय वह बाजार को किसी तरह कोस रहे मालूम होते थे। रास्ते में बहुत लोग और बहुत से बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर ही पहचाना। उन्होंने सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया।
इससे थोड़ा भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। लेकिन हैरान रहने की मजबूरी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में उन्हें दुविधा नहीं था। तरह तरह के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति दुश्मनी इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस पूरे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। रास्ते में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, लेकिन भगत कहीं भी नहीं रुकते। वे केवल एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहां पर 2-4 अपने काम की चीज लेते हैं और फिर वहां से चले आते हैं। बाजार से बलपूर्वक घृणा उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है जब तक वह उपयोगी है, जब तक वहां जीरा मिलता है। जब जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया तो फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। केवल इस निश्चित जानकारी के बल पर बाकी सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, जो कि कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है। यहाँ पर लेखक को पता चलता है कि बाजार को कामयाबी भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की शक्ति के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाश करने वाली शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार की चमक दमक बढ़ाते हैं। अच्छी नीयत की कमी पर आदमी आपस में भाई भाई, मित्र और पड़ोसी फिर नहीं रह जाते हैं और आपस में ग्राहक और विक्रेता की तरह व्यवहार करते हैं। एक व्यक्ति की हानि में दूसरे व्यक्ति का अपना लाभ दिखता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है और निष्कपट मतलब छल रहित शिकार होता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है और जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र बिल्कुल उल्टा है। वह मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।